मिलिट्री की कड़ी निगरानी में कैद एक बच्ची बाहर से आती सैनिकों की आवाज सुनकर बिस्तर से उठी और एक व्हील चेयर पर बैठ गई। अगले ही पल सेल का दरवाजा खुला और 2 सैनिक बंदूक ताने अंदर आए। मासूम सी मुस्कान लिए बैठी मेलानी ने बड़े ही आदर से उन्हें नमस्कार किया, पर उन सैनिकों को उससे जरा भी हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने मेलानी के हाथ, पैर और सिर को व्हील चेयर से अच्छी तरह बांध दिया और उसे सेल से बाहर ले गए। बिल्कुल उसी तरह वहां कई और बच्चों को भी अलग अलग सेल्स में कैद करके रखा गया था। सैनिक उन सभी को अबॉर्शन कहकर बुलाते थे और उनके साथ बदसलूकी से पेश आते थे। साथ ही वे उन बच्चों के करीब जाने से भी काफी डरते थे। वे हमेशा एक सीमित दूरी बनाए रखते और हर बच्चे के साथ 2 सैनिक तैनात रहते। ये सारा काम मिलिट्री के सर्जेंट पार्क्स की देखरेख में होता था। सैनिक मेलानी और बाकी बच्चों को एक क्लासरूम में ले आए, जहां एक टीचर ने केमिस्ट्री के कुछ सवाल जवाब से उनकी पढ़ाई की शुरुआत की। लेकिन वो टीचर भी उनसे बहुत घबराई हुई थी। वो जल्दबाजी में क्लास खत्म करके चली गई। थोड़ी देर बाद उनकी दूसरी टीचर मिस जस्टिनो क्लास में आई। उस पूरी मिलिट्री बेस पर केवल जस्टिनो ही थी जिन्हें उन बच्चों से हमदर्दी थी। हर बार जब वो उन्हें पढ़ाती उनकी आंखें नम हो जाया करती। जस्टिनो को मेलानी से खास लगाव था। मेलानी बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा होशियार और समझदार थी। साथ ही वो जस्टिनो को अपनी आदर्श भी मानती थी। कुछ घंटे की पढ़ाई के बाद सैनिकों ने उन बच्चों को वापस उनके सेल में कैद कर दिया। थोड़ी देर बाद सेल की छोटी सी खिड़की पर उनके लिए खाना रख दिया गया। मेलानी बहुत भूखी थी। उसने खाने की प्लेट उठाई, लेकिन उसमें खाना नहीं बल्कि बिलबिलाते हुए कीड़े थे, जिन्हें देखकर किसी को भी घिना जाए। पर मेलानी बड़े चाव से उन्हें चबा चबा कर खाने लगी। कीड़े खाने के बाद उसे जैसे एक नशा सा होने लगा। रात हो चुकी थी। रात के वक्त मिलिट्री बेस की सीनियर डॉक्टर कोल्डवेल मेलानी के सेल के पास आकर रुकी। कोल्डवेल हर रोज बच्चों से कुछ सवाल करके उनका आईक्यू चेक करती थी। उन्होंने पाया था कि मेलानी का आईक्यू बाकी बच्चों के मुकाबले कहीं ज्यादा था। सवाल जवाब के बाद कोल्डवेल ने मेलानी से 1 से 20 के बीच कोई एक नंबर चुनने को कहा। मेलानी ने चुना नंबर 13। कोल्डवेल ने वो नंबर नोट किया और वहां से चली गई। अगली सुबह फिर वही रूटीन शुरू हुआ। सैनिक बच्चों को व्हील चेयर में बांधकर क्लासरूम की ओर ले जाने लगे। तभी मेलानी ने देखा कि सेल नंबर 13 में रहने वाले बच्चा केनी आज बाहर नहीं लाया गया। उसने एक सोल्जर से पूछा, केनी कहाँ है? लेकिन उस सोल्जर ने उसे गालियां देकर चुप करा दिया। बच्चों को क्लासरूम में लाया गया, जहां जस्टिनो उनका इंतजार कर रही थी। मेलानी ने उनसे भी पूछा कि केनी क्यों नहीं आया, लेकिन उन्होंने उसका सवाल टाल दिया और बच्चों को आज एक कहानी लिखने का टास्क दिया। मेलानी ने एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाई, जिसमें जस्टिनो को एक बहादुर लड़की के रूप में दिखाया गया था, जो बुरे लोगों से मेलानी और उसके साथी बच्चों की रक्षा करती है। वो कहानी सुनकर जस्टिनो अपने आंसू रोक नहीं पाई। वे मेलानी के पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी सर्जेंट पार्क्स वहां गुस्से में आ पहुंचे और उन्होंने जस्टिनो को मेलानी से दूर हटने को कहा। उन्होंने कहा, जस्टिनो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या हो सकता है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। यह कहकर सर्जेंट एक बच्चे के पास गए। उन्होंने अपने हाथ में थूक रगड़ा और उसे उस बच्चे के चेहरे के पास ले गए। जस्टिनो उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नहीं रुके। जैसे ही उस बच्चे ने इंसान की गंध को महसूस किया, उसका चेहरा अकड़ने लगा और वो भेड़िए की तरह गुर्राने लगा। वो उस हाथ को झपटने की कोशिश करने लगा, पर व्हीलचेयर से बंधा होने के कारण उठ नहीं पाया। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे बच्चे एक एक कर खूंखार होने लगे। ये देखकर जस्टिनो चिल्लाई, बस कीजिए, क्या आपको ये जरूरी लग रहा है? सर्जेंट ने कहा, ये केवल इंसानों की नकल कर रहे हैं। इन्हें मासूम बच्चा समझने की भूल मत करना। इंसानों की गंध इन्हें असली रूप में ले आती है, इसलिए कभी इनके करीब मत जाना। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ में एक जेल लगाया। ये एक खास किस्म का जेल था, जिसे ब्लॉकर कहा जाता था। ये ब्लॉकर बच्चों को इंसानों की गंध से दूर रखता था, इसलिए बच्चों के पास जाने से पहले सारे स्टाफ को ब्लॉकर लगाना जरूरी था। इंसानी गंध न पाकर कुछ ही देर में वे बच्चे फिर से नॉर्मल हो गए और सोल्जर्स ने उन्हें वापस सेल में भेज दिया। सर्जेंट के उस व्यवहार से मेलानी बहुत गुस्से में थी। उसी रात सर्जेंट मेलानी के सेल में आया। मेलानी ने उसे गुस्से से देखा और बोली, अगर मेरी चलती तो मैं तुझे नर्क से भी बदतर सजा देती। ये सुनकर सर्जेंट और ज्यादा चिढ़ गया। वो मेलानी को वैसे ही व्हील चेयर पर बांधकर सेल में बंद करके चला गया। घंटों बाद जब मिस जस्टिनो वहां से गुजर रही थी, तो उन्होंने मेलानी को इस हालत में देखा और परेशान हो उठी। वो फौरन सेल में आई और मेलानी को व्हील चेयर से आजाद करने लगी। जैसे ही जस्टिनो उसके पास आई, मेलानी ने उनकी खुशबू को महसूस किया और बोली, मिस, आपसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन जस्टिनो ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक मेलानी खूंखार बनने लगी। उसका मुंह अपने आप जस्टिनो की गर्दन की ओर बढ़ने लगा, पर किसी तरह उसने खुद को रोका और चिल्लाकर कहा, मिस जस्टिनो, भागिए, मुझसे दूर हो जाइए। इस बीच जस्टिनो उसके हाथ खोल चुकी थी। अगले ही पल मेलानी भूखे भेड़िए की तरह जस्टिनो पर झपटने को दौड़ी। जस्टिनो फौरन बाहर भागी और दरवाजा बंद कर दिया। मेलानी का यह रूप देखकर
जस्टिनो रोती हुई उससे माफी मांगने लगी। फिर उन्होंने ब्लॉकर जेल लगाई और वहां से चली गई। कुछ समय बाद डॉक्टर कॉल्वेल वहां आई। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, मेलानी अब नॉर्मल हो चुकी थी। उन्होंने फिर से मेलानी से 1 से 20 के बीच कोई नंबर चुनने को कहा। इस बार मेलानी ने चुना नंबर 4। यह सुनकर कॉल्वेल चौंक गई, क्योंकि नंबर 4 मेलानी के ही सेल का नंबर था। अगली सुबह सैनिक बच्चों को क्लास में ले जाने आए। सभी को व्हील चेयर में बांधकर ले जाया गया, पर मेलानी का दरवाजा नहीं खोला गया। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठी रही। कुछ देर बाद उसका सेल खुला। बाहर सर्जेंट खड़ा था। मेलानी ने उसे नमस्कार किया, पर इस बार सर्जेंट उसे क्लास में नहीं बल्कि बेस कैंप के बाहर ले आया। यह मेलानी का पहली बार बेस कैंप के बाहर निकलना था। बाहर का दृश्य बहुत भयावह था। गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। चारों ओर अफरातफरी मची थी। कैंप के बाहर ढेरों खूंखार लोग फेंस तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनका शरीर फंगस जैसी किसी चीज से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब अभी अभी कब्र से निकल कर आए हों। सैनिक उन पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे, पर उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि सैनिकों की गोलियां भी कम पड़ गई। दरअसल अब पूरी दुनिया एक खतरनाक फंगल डिजीज की चपेट में थी। ये एक विशेष प्रकार के फंगस के कारण फैला था, जिसे ओफियोकार्डिसेप्स कहा गया था, और इससे संक्रमित लोग हंगरीज कहलाते थे। यह फंगस बहुत तेजी से इंसान के दिमाग पर काबू पा लेता था। इंसान सोचने समझने की शक्ति खो बैठता और बस एक जिंदा लाश बन जाता। फंगस उसके मस्तिष्क को कंट्रोल करने लगता और उसका एक ही मकसद होता, भूख मिटाना और अपनी आबादी फैलाना। ये हंगरीज दूर से ही इंसान की गंध को सूंघ सकते थे। जरा सी भी आहट उन्हें आकर्षित कर सकती थी। अगर ये किसी को काट लेते तो वो भी हंगरी बन जाता, एक जिंदा लाश। अब तक दुनिया के ज्यादातर लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके थे। हालांकि हथियारों की बदौलत मिलिट्री के कुछ लोग अब भी इस इन्फेक्शन से बचे हुए थे और इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जेल में बंद मेलानी और उसके साथी बच्चे ही इस इन्फेक्शन के इलाज की आखिरी उम्मीद थे। सर्जेंट मेलानी को एक लैब में ले आया, जहां डॉक्टर कॉल्वेल अपने असिस्टेंट के साथ पहले से ही मौजूद थी। वहीं मेलानी को एक कांच के डिब्बे में बंद एक इंसानी दिमाग दिखाई दिया। उस दिमाग पर पूरी तरह फंगस लगा हुआ था और कांच के डिब्बे पर नंबर 13 इंच लिखा था। उसे देखकर मेलानी समझ गई कि यह सेल नंबर 13 में रहने वाले केनी का दिमाग है, जो पिछली सुबह क्लास से गायब था। दरअसल कॉल्वेल ही वो साइंटिस्ट थी जो इस इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने का प्रयास कर रही थी। उनका मानना था कि मेलानी और उसके साथी बच्चों में कुछ विशेष गुण हैं, जिनकी मदद से वो वैक्सीन बना सकती है। इसके लिए उन्हें बच्चों के दिमाग और बोन मैरो की जरूरत थी। अपने इस मकसद के लिए कॉल्वेल केनी की कुर्बानी दे चुकी थी, लेकिन वो नाकाम रही थी। इसलिए अब वो मेलानी को कुर्बान करने वाली थी। पर मासूम मेलानी इस बात से बेखबर थी। सर्जेंट ने मेलानी को कॉल्वेल के हवाले कर दिया। तभी कॉल्वेल की असिस्टेंट ने मेलानी को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर दोनों ने उसे स्ट्रेचर से बांध दिया। वे लोग अब मेलानी का ब्रेन निकालने वाले थे, लेकिन मेलानी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। जब असिस्टेंट उसे दूसरा इंजेक्शन देने आई, तभी एंड मौके पर जस्टिनो वहां पहुंच गई। जस्टिनो किसी भी हाल में मेलानी को मरने नहीं देना चाहती थी। उसने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया और कॉल्वेल को धमकाते हुए मेलानी को छोड़ने को कहा। पर कॉल्वेल बोली, जस्टिनो, तुम समझती क्यों नहीं? ये लड़की इंसान नहीं है, बल्कि फंगस का एक जीता जागता रूप है। ये बस इंसानों की नकल कर रही है। जस्टिनो ने जवाब दिया, क्या आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है? अगर आपने मेरी तरह इनके साथ समय बिताया होता तो ये बात कभी नहीं कहती। कॉल्वेल ने जस्टिनो को शांत रहने को कहा और अपनी सर्जिकल नाइफ नीचे रखने लगी। ये देखकर जस्टिनो भी फायर एक्सटिंग्विशर नीचे रखने लगी। तभी मौका पाकर कॉल्वेल ने जस्टिनो की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क दिया। इसी दौरान कॉल्वेल की असिस्टेंट 2 सोल्जर्स को वहां ले आई, जो जस्टिनो को पकड़कर वहां से ले गए। इसके बाद कॉल्वेल फिर से सर्जरी की तैयारी में लग गई। तभी मिलिट्री बेस में खतरे का सायरन बज उठा, लेकिन उसे अनसुना कर कॉल्वेल ने अपना काम जारी रखा और असिस्टेंट को लैब का शटर गिराने को कहा। असिस्टेंट शटर गिरा रही थी, तभी एक हंगरी कांच तोड़ता हुआ अंदर आ गया और उसने असिस्टेंट के हाथ को काट खाया। यह देखकर कॉल्वेल ने कांच का टुकड़ा उठाकर उस हंगरी के सिर में घूम दिया और उसे मार डाला। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली भी कट चुकी थी और उस पर हंगरी का खून लग गया था। उधर हंगरी के काटने से असिस्टेंट भी खूंखार हंगरी में बदल गई और कॉल्वेल को काटने दौड़ी। कॉल्वेल फौरन दूसरे दरवाजे से भाग निकली। अब लैब में केवल मेलानी बची थी, जो स्ट्रेचर से बंधी पड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि अब हंगरी बन चुकी असिस्टेंट ने मेलानी को देखा तक नहीं और वो जमीन पर गिरा अपना ही खून चाटने लगी। मौका पाकर मेलानी ने वहां रखी सर्जिकल नाइफ उठाई और खुद को आजाद करके लैब से बाहर निकल आई। बाहर अब हालात मिलिट्री के काबू से बाहर हो चुके थे। हंगरी सुरक्षा दीवार तोड़कर अंदर घुस आए थे और सोल्जर्स को मार रहे थे। इसी दौरान मेलानी ने देखा कि 2 सोल्जर्स जस्टिनो को पीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। ये देखकर मेलानी दौड़ पड़ी और उन दोनों पर झपटकर उनके गले नोच डाले। उनका मांस चबाने के बाद उसे एक नशा सा महसूस हुआ और वो वहीं लेट गई।
तभी जस्टिनो उसे उठाकर वहां से भागने लगी, पर चारों ओर हंगरी ही हंगरी थे। उसी समय मिलिट्री की एक गाड़ी वहां आ गई, जो कई हंगरियों को कुचलती हुई आई। उसमें सर्जेंट पार्क्स और उसके 2 सोल्जर्स थे। जस्टिनो मेलानी को लेकर गाड़ी के पीछे सवार हो गई। सर्जेंट ने जब मेलानी को गाड़ी में देखा तो बंदूक तान दी, लेकिन जस्टिनो ने उसे समझाया कि मेलानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेलानी भी खुद पीछे हट गई। अब सर्जेंट और उसकी टीम अपना मिलिट्री बेस खो चुके थे और अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी, सिवाय उनके मुख्य मिलिट्री बेस के, जहां उनके कमांडिंग ऑफिसर्स मौजूद थे। उन्होंने उस बेस पर जाने का प्लान बनाया, लेकिन वो बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने पहले खाने पीने का सामान इकट्ठा करने का फैसला किया। सर्जेंट मेलानी को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। जस्टिनो ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं माना। तभी काल्डवेल ने कहा, हमें मेलानी को साथ ले जाना ही होगा, क्योंकि वैक्सीन बनाने की ये आखिरी उम्मीद है। ये सुनकर जस्टिनो ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सर्जेंट ने जस्टिनो को शांत किया और मेलानी को साथ ले जाने की इजाजत दी, लेकिन उसे गाड़ी की छत पर सीट से बांध दिया और मुंह पर मास्क भी पहना दिया। आगे जाकर उन्हें एक नदी दिखी। उन्होंने गाड़ी रोकी। सर्जेंट और उसके 2 सोल्जर गैलेहर और डिलन की निगरानी में जस्टिनो और काल्डवेल नदी से पानी भरने लगे। सभी शांत थे, क्योंकि हंगरी हर जगह फैले थे, पर डिलन ने हवा से हिलती झाड़ियों पर फायरिंग कर दी, जिससे हंगरी उनकी ओर दौड़ पड़े। सर्जेंट और सोल्जर उन्हें साइलेंसर लगी बंदूक से मारने लगे, पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। जस्टिनो सबसे पहले गाड़ी तक पहुंची और मेलानी को नीचे उतार लिया। उधर डिलन पर एक हंगरी झपट पड़ा, लेकिन सर्जेंट ने उसे गोली मार दी। फिर सब लोग गाड़ी में चढ़ गए, मगर सर्जेंट ने डिलन को बाहर ही रोक दिया, क्योंकि उसे हंगरी ने काट लिया था। कुछ ही देर में वो बदल गया और सर्जेंट ने उसे मार डाला। इसके बाद उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गोली लगने से उसकी फ्यूल लाइन खराब हो गई थी और फ्यूल खत्म हो गया। तब सर्जेंट ने फैसला किया कि अब वे लोग पैदल लंदन शहर के रास्ते मुख्य बेस की ओर बढ़ेंगे। लंदन पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां हर ओर हंगरी ही हंगरी थे और फूड स्टोर्स पहले ही लूटे जा चुके थे। कोई और रास्ता न देख उन्होंने ब्लॉकिंग जेल लगाया और दबे पाव हंगरी के बीच से निकलने लगे। लेकिन हंगरी की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने पास ही एक हॉस्पिटल में शरण ली। सर्जेंट ने मेलानी को वहां हथकड़ी से बांध दिया और काल्डवेल को उसकी निगरानी में छोड़ा। जस्टिनो, सर्जेंट और गैलेहर हॉस्पिटल के अंदर खतरे का जायजा लेने चले गए। इसी दौरान मेलानी ने पूछा, डॉक्टर काल्डवेल, मैं आखिर क्या हूं और कहां से आई हूं? काल्डवेल ने जवाब दिया, महामारी फैलने के बाद सर्जेंट पार्क्स और उनकी टीम सर्वाइवर्स की तलाश में गए। वहां उन्हें कुछ नवजात बच्चे मिले जो फंगस से संक्रमित तो थे, लेकिन बाकी हंगरी की तरह नहीं थे। वे इंसानों की तरह बर्ताव कर रहे थे। मेलानी ने पूछा, वो बच्चे कहां से आए थे? काल्डवेल ने कहा, जहां से बाकी बच्चे आते हैं, अपनी मां के गर्भ से। वे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में मिले थे अपनी मां के साथ, लेकिन उनकी मां का शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला था। जब प्रेग्नेंट महिलाएं इन्फेक्टेड हो गई तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे भी संक्रमित हो गए। वे बच्चे अपनी मां के अंदरूनी अंगों को खाकर बाहर निकले। असल में वे हंगरी की दूसरी पीढ़ी थे, हाइब्रिड्स, यानी आधे इंसान और आधे हंगरी। ये सुनकर मेलानी दंग रह गई। उसने कहा, तो आप कहना चाहती है कि मैं भी एक हाइब्रिड हूं और अपनी मां को खाकर पैदा हुई हूं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। काल्डवेल बोली, यही सच्चाई है। तुम्हारे दिमाग में फंगस की जड़ें हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर वो गुण हैं जिनसे मैं वैक्सीन बना सकती हूं और मानव जाति को बचा सकती हूं। ये सब सुनकर मेलानी चुपचाप गहरे सोच में डूबी वही बैठी रही। अगली सुबह सर्जेंट ने देखा कि अब सारे हंगरीज हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर जमा हो गए थे। ये देख उन्होंने कहा, हम बिना खाना और पानी के ज्यादा दिन यहाँ छुपे नहीं रह सकते। हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। इस पर गेलहर ने कहा, शायद हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कोई कुत्ता या बिल्ली यहाँ से गुजरे और उसकी आवाज सुनकर ये हंगरीज उसके पीछे चले जाएं। लेकिन सर्जेंट ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे। तभी मेलानी ने कहा, मैं बाहर जाकर इन्हें भगा सकती हूँ। ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं बाहर जाकर इन्हें यहां से हटाने का तरीका ढूंढ लूंगी। सभी ने उसकी बात मान ली। इसके बाद मेलानी हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। एक हाइब्रिड होने के कारण उसे हंगरी से कोई खतरा नहीं था। पहली बार उसने आजादी महसूस की। वो आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने लगी। तभी उसे एक बिल्ली दिखी। बिल्ली को देखते ही मेलानी अचानक हिंसक हो गई। उसने अपना मांस उतार फेंका और उस बिल्ली का शिकार करके बड़े चाव से खाने लगी। भूख शांत होने पर वो वापस सामान्य हो गई। घूमते हुए वो एक घर में पहुंची, जहां उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। मेलानी कुत्ते को लेकर वापस लौटने लगी। तभी कुत्ते की आवाज ने हंगरीज का ध्यान आकर्षित कर लिया। मेलानी ने कुत्ते को वहीं छोड़ दिया और सारे हंगरीज उसके पीछे दौड़ पड़े। जब वो वापस लौटी तो जस्टिनो और बाकी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। मेलानी के मुंह पर खून लगा हुआ था। मेलानी ने कहा, अब मैंने अपना पेट भर लिया है, इसलिए अब आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर सर्जेंट ने दोबारा उसे मास्क पहनाया, हथकड़ी लगाई और सभी लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े।
आगे भी मेलानी हंग्रीज के झुंड को रास्ते से हटाकर उनका मार्ग साफ करती जा रही थी। अगली जगह थोड़ी दूरी पर जाकर उन्हें एक अजीब दृश्य देखने को मिला। वहां हंग्रीज के आंख, नाक और मुंह से पौधों की बेलें निकल आई थी। उन बेलों पर अजीब तरह के फल लगे थे। ये देख सर्जेंट ने कोल्डवेल से पूछा, ये सब क्या है? कोल्डवेल ने बताया, ये हंग्रीज के जीवन चक्र का दूसरा चरण है। इस चरण में इनके मस्तिष्क में मौजूद फंगस पौधे उगाने लगता है। ऐसा ही नजारा मैंने ब्रिस्टल में भी देखा था। मेलानी ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या मेरे अंदर भी फंगस की जड़ें हैं? क्या मेरे अंदर से भी पौधे निकलेंगे? कोल्डवेल ने समझाया, क्या तुम्हें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब पता है? इसका अर्थ है दो जीवों का ऐसा सहअस्तित्व जिसमें दोनों को लाभ होता है, जैसे कि फ्लावर बर्ड और मगरमच्छ। वो पक्षी मगरमच्छ के दांतों से खाना निकालता है और मगरमच्छ उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि इससे उसके दांत भी साफ रहते हैं। ठीक ऐसा ही संबंध शायद तुम्हारी यानी सेकंड जनरेशन की हंग्रीज के साथ है, इसलिए वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। भयानक मंजर। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक टावर दिखाई दिया जो मरे हुए हंग्रीज की बेलों से पूरी तरह ढका हुआ था। उन बेलों में लाखों फलों जैसे पॉट्स लगे थे। कोल्डवेल ने कहा, यह हंग्रीज के जीवन चक्र का अंतिम चरण है। ये पॉट्स फंगस के बीज से भरे हैं। अगर ये फूटे तो हवा के माध्यम से फंगस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और तब मानवता का अंत निश्चित है। फिलहाल पॉट्स बहुत कठोर थे और आसानी से नहीं फूट सकते थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ी मिलिट्री लैब ट्रक दिखी। कोल्डवेल ने बताया, ये एक मोबाइल लैब है जिसे हमने सोलर एनर्जी से चलने के लिए डिजाइन किया था। वे लैब के अंदर गए और सबसे पहले खाने की तलाश की। गैस जलाने के लिए माचिस तो मिली, लेकिन खाना कुछ नहीं था। सर्जेंट ने गेलहर को खाने की तलाश में बाहर भेजा और खुद रेडियो से संपर्क की कोशिश करने लगे। मेलानी की भूख। उधर मेलानी को फिर भूख लगने लगी। उसने कहा, आपकी खुशबू मेरी भूख को और बढ़ा रही है। मुझे बाहर जाकर खाना ढूंढने दीजिए। सर्जेंट ने उसे हथकड़ी और मास्क से आजाद कर दिया। मेलानी बाहर चली गई। तभी परिंदों का झुंड देखकर वो एक इमारत की छत पर पहुंची। वहीं दूसरी ओर गेलहर भी खाने की तलाश में उसी इलाके में भटक रहा था। मेलानी ने छत पर एक पक्षी का शिकार किया और खाने लगी। तभी उसे बच्चों की आवाजें सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे में पहुंची जहां कुछ बच्चे आदि मानवों जैसे कपड़े पहने बैठे थे। वे सभी मेलानी जैसे हाइब्रिड थे, आधे इंसान आधे हंगरी। उनमें से एक बच्चा बाहर से आया और इशारे में बताया कि उसे किसी शिकार की गंध मिली है। वो शिकार गेलहर था जिसका वो बच्चा पीछा कर रहा था। गेलहर का अंत। गेलहर को रास्ते में खाने से भरे कुछ कैन मिले। वो उन्हें उठाता हुआ एक दुकान तक पहुंचा और अंदर घुस गया, लेकिन ये हाइब्रिड बच्चों का जाल था। जैसे ही वो दुकान में खाने में मशगूल था, एक बच्चा उसके पीछे आ गया और चूहे का लालच देकर उसे फंसाने लगा। गेलहर उस बच्चे के पीछे चल पड़ा। तभी दो हाइब्रिड्स ने उस पर हमला कर उसकी टांगे काट दी। फिर पूरे झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे वही चीरफाड़ कर खा गए। उधर मेलानी, सर्जेंट और जस्टिनो को लेकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि गेलहर मारा जा चुका है। ये देखकर सर्जेंट गुस्से से भर उठे, लेकिन मेलानी ने उन्हें रोकते हुए कहा, वो बुरे नहीं हैं, वो भी जीने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम सब। जस्टिनो ने कहा, लगता है उन्होंने गेलहर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया था और अब हम दूसरे ट्रैप में फंस गए हैं। अंतिम टकराव। स्टोर के बाहर वे सभी हाइब्रिड्स उन्हें घेर चुके थे। सर्जेंट ने बंदूक निकाली, लेकिन मेलानी ने कहा, आप पीछे रहिए, मैं संभालती हूं। एक हाइब्रिड उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन मेलानी ने उसे तुरंत मार गिराया। फिर उसका लीडर सामने आया। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई और अंत में मेलानी ने उसे मार डाला। अब सारे हाइब्रिड्स मेलानी से डरने लगे थे। उसने जस्टिनो और सर्जेंट से कहा, सिर झुका लो और मेरे पीछे चलो ताकि इन्हें लगे मैं तुम्हारी लीडर हूं। वे तीनों लैब में लौट आए, लेकिन वहां कॉल्डवेल ने उन पर बंदूक तान दी। उसके पास गैस सिलेंडर था जिससे गैस लीक हो रही थी और वो खुद मास्क लगाए हुए थी। गैस सूंघते ही जस्टिनो, सर्जेंट और मेलानी बेहोश हो गए। दरअसल शुरुआत में कॉल्डवेल के हाथ पर जो कांच से कट लगा था, उसके जरिए उसके शरीर में इन्फेक्शन जहर की तरह फैल रहा था, जिससे वो जल्द ही मरने वाली थी। लेकिन मरने से पहले वो किसी भी हाल में फंगल इन्फेक्शन की वैक्सीन बनाना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि उसके रास्ते में कोई आए। इसलिए उसने जस्टिनो और सर्जेंट को नशीली गैस से बेहोश कर दिया था। कोल्डवेल मेलनी को खींचकर ऑपरेशन रूम में ले आई और उसका ब्रेन निकालने की तैयारी करने लगी। पर तभी मेलनी अचानक उठ खड़ी हुई। ये देखकर कॉल्डवेल चाकू उठाकर उसे मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेलनी ने उसे चेतावनी दी, हिम्मत भी मत करना डॉक्टर कोल्डवेल, मैं आपसे कहीं ज्यादा तेज हूं। मुझे देखकर हैरानी हुई क्या? शायद आपको पता नहीं, मुझे इंसानों की तरह सांस लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सांस कई घंटे तक रोक सकती हूं। यह सुनकर कोल्डवेल चौंक गई और बोली, इसका मतलब यह है कि यह हंगर फंगस तुम्हारे शरीर को ऑक्सीजन देता है? मेलनी ने जवाब दिया, हाँ, जैसे कि आपने बताया था, हमारा आपस में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना हुआ है। यह सुनकर कोल्डवेल बोली, देखो, मैं जल्द ही मरने वाली हूं, पर मेरे पास वैक्सीन बनाने के लिए यहां सब कुछ मौजूद है। मुझे केवल तुम्हारे ब्रेन और बोन मैरो की जरूरत है।
तुम्हारे जरिए मैं वैक्सीन बना सकती हूँ और दुनिया को हंगरस से मुक्त कर सकती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि जस्टिनो और बाकी सब लोग जिंदा लाशों में बदल जाएं? मेलनी ने कहा, नहीं, लेकिन मिस जस्टिनो दूसरी मिलिट्री बेस पर जाकर सुरक्षित रह सकती है। इस पर कोल्डवेल ने गंभीरता से कहा, पर तब क्या होगा? जब उन हंगरस के पौधों में लगे पॉड्स फूट जाएंगे, तब तो ये इन्फेक्शन हवा के जरिए फैलने लगेगा और फिर इससे कोई नहीं बच पाएगा। मेलनी बोली, पर आप ही ने तो कहा था कि वे पॉड्स काफी मजबूत हैं। कोल्डवेल ने कहा, माना कि ये पॉड्स काफी ठोस है, लेकिन ज्यादा गर्मी और नमी से ये नरम होकर फूट सकते हैं। इसलिए मेलनी, जस्टिनो की खातिर तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी ही होगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। मेलनी पहले तो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आया। उसने कोल्डवेल से पूछा, मेरे मरने के बाद मेरे जैसे बाकी हाइब्रिड बच्चों का क्या होगा? डॉक्टर, आप लोग तो उन्हें भी खत्म कर देंगे। फिर उसने कहा, डॉक्टर, क्या आपको अब भी लगता है कि हम हाइब्रिड सिर्फ इंसानों की नकल करते हैं? क्या हम जिंदा नहीं हैं? इस पर डॉक्टर ने चुपचाप कहा, नहीं, तुम लोग एक जीवित प्राणी हो। यह सुनकर मेलनी बोली, तो फिर इंसानों को बचाने के लिए हम अपनी कुर्बानी क्यों दें? जिस तरह आप अपनी प्रजाति को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, हमारी प्रजाति भी तो वही कर रही है। फिर हम गलत कैसे हुए? इसके बाद मेलनी ने कहा, डॉक्टर कोल्डवेल, अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं तो इस मोबाइल ऐप से बाहर चली जाइए। ये कहकर वो वहां से माचिस की डिब्बी उठाकर बाहर निकल गई और उस टावर के पास पहुंच गई जिसे हंगरस फंगस की बेलों ने घेर रखा था। उधर कोल्डवेल भी मेलनी को ढूंढते हुए लैब से बाहर आ गई, लेकिन तभी हाइब्रिड बच्चों ने उसे घेर लिया और कोल्डवेल उनका शिकार बन गई। इधर मेलनी ने फंगस की बेलों में आग लगा दी, जिससे वे पॉड्स फूटने लगे और उनके सूक्ष्म बीज हवा में फैल गए। ऐसा करके मेलनी ने इंसानों और हंगरस के बीच संघर्ष को खत्म कर दिया और अपनी प्रजाति को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। तभी सर्जेंट वहां आ गया। हवा में इन्फेक्शन फैलने की वजह से सर्जेंट भी धीरे धीरे हंगर में बदलने लगा। उसे देखकर मेलनी घबरा गई और बोली, सर्जेंट, आप लैब से बाहर क्यों आए? क्या जस्टिनो अब भी अंदर है? सर्जेंट ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही बाहर आया हूं। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अब तो दुनिया का अंत हो जाएगा। मेलनी ने जवाब दिया, नहीं, इससे दुनिया का अंत नहीं होगा। बस अब ये दुनिया आप इंसानों की नहीं रही। सर्जेंट तेजी से हंगर में बदलने लगा। उसने अपनी गन मेलनी को देते हुए कहा, इससे पहले कि मैं पूरी तरह बदल जाऊं, मुझे खत्म कर दो। ये सुनकर मेलनी ने उससे पहले ही उसे एक गोली मार दी। इसी दौरान लैब के अंदर जस्टिनो को होश आ गया। खुशकिस्मती से लैब का एयरलॉक बंद था, इसलिए जस्टिनो इन्फेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन हवा में बिखरी राख और बाहर के नजारे को देखकर वो सब कुछ समझ गई। मेलनी अब उसके सामने खड़ी थी। अब जस्टिनो भी समझ चुकी थी कि ये मानव जाति का अंत है और पृथ्वी पर हंगरस की एक नई शुरुआत होने वाली है। अपने आंसुओं को पीकर उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद मेलनी ने मिलिट्री बेस के अपने साथियों और उन जंगली हाइब्रिड बच्चों को एकजुट कर लिया। अब वो लैब के अंदर से ही उन हाइब्रिड बच्चों को शिक्षा देती थी और यही उसकी नई जिंदगी बन चुकी थी।